महाराष्ट्र चुनाव में महज 5 दिन शेष है। ऐसे में राज्य में चुनावी पारा हाई है। महायुति और अघाड़ी दोनों में कड़ा मुकाबला है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है और बयानबाजी भी तेज हो चली है। बटेंगे तो कटेंगे और हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों ने इस चुनाव में माहौल बना दिया है। लेकिन नारों ने एनडीए यानी कि राज्य में महायुति के लिए मुसीबत खड़ा कर दिया है और बीजेपी के इन नारों से सहयोगी दल के खड़े नेता दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मतदान से पहले बीजेपी असमंजस में फंसती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहा है। 12 नवंबर को अजीत पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे रैली के मंच पर बात करते हुए देखा गया था, लेकिन 14 नवंबर की मुंबई की रैली में ये सीन नदारद रहा और इस 48 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ वही अजीत पवार के मोदी की रैली से दूरी बनाने की वजह हो सकती है। एक कारण तो कारोबारी गौतम अडानी पर अजीत पवार का बयान भी हो सकता है, जो उसी दौरान इंटरव्यू के जरिए सामने आया था। योगी आदित्यनाथ का स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी का हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे बयान भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पहले आप पीएम मोदी और सीएम योगी का वो नारा सुने जिसने देश में भूचाल ला दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। बता दें कि दादर के शिवाजी पार्क मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण हुआ। मोदी ने रैली में आए लोगों से कहा, आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। हर क्षेत्र के लोगों से मेरा संवाद हुआ है। पूरे महाराष्ट्र का आशीर्वाद मुझे मिला। आज महायुति के साथ महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को होने जा रहे चुनाव को लेकर मोदी की रैली में न तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नजर आए, न ही एनसीपी के बाकी वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया। एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक, नवाब मलिक और जिसान सिद्दीकी भी महायुति की रैली में शामिल नहीं हुए, जबकि शिवसेना, शिंदे गुट और रामदास अठवाले के नेतृत्व वाली आरपीआई सहित सहयोगी दलों के उम्मीदवार मंच पर मौजूद थे। महायुति के बैनर तले अजित पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी सबसे ज्यादा 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही आरपीआई, युवा स्वाभिमान पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष और जन सुराज्य पक्ष भी महायुति का हिस्सा हैं, जो एक एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान के विरोध के साथ ही अजित पवार ने ये भी कहा था कि जिन सीटों पर भी उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अजित पवार का रुख देखकर तो लग रहा था कि वो अपने वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं। एनसीपी के वोटर मुस्लिम और क्रिश्चियन रहे हैं और बीजेपी के साथ होने पर अजित पवार का उनका वोट नहीं मिलने वाला है। अजित पवार को साथ लेने से बीजेपी का भी वोटर नाराज है। ऐसे में तो एक ही उपाय बच रहा था कि अपना अपना एजेंडा आगे बढ़ाओ। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के जरिए हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ा दिया और अजित पवार ने विरोध करके अपना एजेंडा सामने रख दिया। ऐसे में वोटर के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि अजित पवार अपनी तरफ से बीजेपी से दूरी बना रहे हैं या बीजेपी ने ऐसा करने के लिए उकसाया है या फिर एक किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हो रहा है। खेल तो तभी शुरू हो गया था जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान कटेंगे तो बटेंगे के साथ महाराष्ट्र में जगह जगह पोस्टर लगाए जाने लगे थे और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक लाइन दे डाली, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक तरीके से मोदी योगी की बात को एंडोर्स ही किया गया है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपत्ति जताते हुए अजित पवार ने कहा था कि वो ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करते हैं और महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता है और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक कह डाला था कि एनसीपी उम्मीदवारों के लिए मोदी, शाह और योगी का वोट मांगने की जरूरत नहीं है। मोदी की रैली से अजित पवार के दूरी बना लेने के बाद उनके समकक्ष डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। दशकों तक अजित पवार ऐसे विचारधाराओं के साथ रहे जो सेक्युलर और हिंदू विरोधी है। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वालों में कोई वास्तविकता धर्मनिरपेक्षता नहीं है। वो ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है। सवाल ये उठता है कि क्या अजित पवार भी नीतीश कुमार की तरह एनडीए में रहते हुए भी सेक्युलर बन रहे हैं?
देवेंद्र फडणवीस तो यही कह रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार बीजेपी के यूसीसी एजेंडे का सपोर्ट नहीं करते, जय श्री राम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाए जाने पर मंच पर बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं। चुनाव कैंपेन के दौरान कमल का सिंबल हाथ में थमा दिया जाता है तो धीरे से नीचे गिरा देते हैं। ये बात अलग है कि अब तो बीजेपी नेताओं से मिलते ही पैर छूने के लिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन अजीत पवार किस रास्ते पर चल रहे हैं? बीजेपी के स्लोगन और हिंदुत्व कार्ड से असहमति जताकर हो सकता है अजीत पवार को लगता हो कि वो अपनी सेकुलर छवि पेश करके पिछले चुनाव के बराबर सीटें जीत लेंगे। अगर वास्तव में ऐसा संभव हुआ तो कई रास्ते और भी खुल जाएंगे। लेकिन क्या अजीत पवार निजी तौर पर ये सब कर रहे हैं? मतलब बीजेपी की बिल्कुल भी सहमति नहीं हासिल है? ये भी तो हो सकता है कि मिल बैठकर तय किया गया हो, ऐसा करके लोगों को भ्रम में रख दिया जाए, बीजेपी के खिलाफ वाले सेंटीमेंट को भुनाया जा सके और वो वोट भी लिए जा सके जो विपक्ष के खाते में जा सकता है। क्योंकि अजीत पवार की लड़ाई तो अब जाकर दिखाई पड़ रही है, अंगड़ाई तो वो पहले से ही ले रहे हैं। जैसे बारामती से पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने जाने पर अफसोस जताना, देखा जाए तो अजीत पवार भी अपनी भी विधानसभा सीट भी तो दांव पर लगी हुई है। हाल ही में कारोबारी गौतम अडानी को लेकर भी अजीत पवार का बयान आया था, जिसमें वो दिल्ली की एक मीटिंग का जिक्र कर रहे थे। अजीत पवार के मुताबिक उस मीटिंग में अडानी के साथ अमित शाह से लेकर शरद पवार तक शामिल थे। क्या अजीत पवार के मोदी की रैली से दूरी बनाने की एक वजह ये भी बयान भी हो सकता है? अजीत पवार की बातों से लगता है कि महाराष्ट्र के पूरे खेल में वो बस चेहरा है, रिंग मास्टर तो शरद पवार ही हैं। बात आइडियोलॉजी की होती तो कहते कि विचारधारा के बारे में मत पूछिए। महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई है, हर कोई सत्ता चाहता है और विचारधारा को किनारे खड़ा कर दिया है। अब तो ज्यादा सोचने समझने की जरूरत भी नहीं लगती, तस्वीर पूरी तरह साफ लगती है और अजीत पवार कितने भी कुलांचे भरे महाराष्ट्र की बिसात पर एक प्यादा ही लगते हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, 5 दिन महज शेष बचे हैं, 20 नवंबर को वोटिंग डाली जानी है। ऐसे में जो बयानबाजी सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता किसे यहाँ पर जीत का सिकंदर बनाती है, वो तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन खैर, महाराष्ट्र का चुनावी दंगल अभी समाप्त नहीं हुआ है, 5 दिन शेष बचा है और इस 5 दिन में अभी और भी दंगल देखने को मिलेगा और बयानबाजी भी जरूर देखने को मिलेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।